हे एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की पीटी 365 की। आज से मतलब करंट अफेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिक साइड बाय साइड कंप्लीट भी हो गया है और वुड भी चल रहा है। तो आप ये देखिएगा कि करंट से स्टैटिक कितना ज्यादा लिंक करता है। तो हमें स्टैटिक पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है इसमें। मतलब स्टैटिक 80% तो करंट अफेयर्स 20% है, यानी पूरा टाइम करंट अफेयर्स को ही देना है। अगर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है तो इस करेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस हमें एक ओवरव्यू चाहिए होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, वही बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी सेगमेंट से। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो है फर्स्ट जो है टॉपिक है पीटी 365 का। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की क्या जरूरत है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मेन ऑब्जेक्टिव है। यस, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या है, इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है इन टूल से। एक होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। ये सब हम स्टैटिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। यस, तो हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेशो हो गए, लाइक CRR एंड SLR। यस, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में हो गए मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन। ये क्या है, ये हो गए क्वालिटेटिव टूल्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करें। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट को अगर हम देखें, रेपो रेट की अगर हम बात करें, ये बैंक है एंड दिस इज RBI एंड दिस इज बैंक। ठीक है, अगर बैंक को पैसों की जरूरत है तो किसके पास जाएगी, वो RBI के पास जाएगी। RBI से पैसे मांगेगी, RBI क्या देगी, RBI बैंक को देगी पैसे, और एज अ कोलेटरल ये सबमिट करेंगे, एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये हो गया रेपो रेट। मतलब ये लोन लेते हैं और जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। बैंक ने RBI से लोन लिया एज अ कोलेटरल सबमिट करके, और जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगी, जो भी RBI इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ा तो मनी सप्लाई कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, तो वो आगे जो फर्दर देंगी लोन्स तो वो भी महंगा देंगी। तो महंगा मिलेगा लोन तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये मैं इन डिटेल समझाने बैठी तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, इसलिए प्लीज आप उसको भी साइड बाय साइड इकोनॉमिक सीरीज को ही फॉलो करते जाइए। उसमें मैंने सब कुछ इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और अगर रेपो रेट कम हुआ वाइस वर्सा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिजर्व रेपो रेट बिल्कुल अपोजिट है, वाइस वर्सा है इसका रेपो रेट का। इसमें क्या है, RBI लोन लेता है बैंक से और बैंक को क्या देता है, कोलेट्रल। बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट RBI से। ये किस लिए होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करनी होती है लिक्विडिटी को, RBI को एब्जॉर्ब करनी होती है लिक्विडिटी, इसलिए RRR यूज होता है उस टाइम। इसमें क्या होता है, अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो रिजर्व रेपो रेट का प्राइस जो है रेट कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स जो है प्रेफर नहीं करेंगी ना वहां पर अपना, क्योंकि उनको प्रॉफिट वहां पे कम होगा। और अगर ये लैंडिंग देंगी तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, बट वो रिस्की है, RBI में रिस्की नहीं है। इसलिए जब रेट कम होगा तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो वो लैंडिंग ज्यादा प्रेफर करेंगी, इसलिए मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और मनी सप्लाई कम करनी है तो RRR का रेट बढ़ जाए। ये होगा रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। CRR और SLR क्या होता है अब, CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या है, लाइक मैं गई बैंक में डिपॉजिट करने। ठीक है, एक्सिस बैंक में मैंने डिपॉजिट किए 1000 रुपीज। अब बैंक अब 1000 रुपीज रखेगा तो ये बैंक किस मोटिव पे काम कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहा है।
इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये 1000 रुपीज आगे चल के लैंडिंग में भी तो करेगा, इससे तो प्रॉफिट बनेगा इसका। ये हम लोगों को इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो फिर ये अर्निंग कहाँ से करेगा बैंक? ये लैंडिंग से अर्निंग करेगा। तो इसमें क्या है, कुछ रिजर्व निकाल के रखती है बैंक कि सारा पैसा लैंड कर दिया तो कुछ रहेगा नहीं बैंक के पास। तो अगर मैं जाती हूँ पैसे लेने, इन केस मैं चाहती हूँ वो सारा पैसा लैंडेड है, तो फिर वो मुझे क्या देगा, तो उसलिए रिजर्व बनाया जाता है। तो रिजर्व इसलिए बैंक रिजर्व रखती है अपने पास एसएलआर और सीआरआर के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी पैसा लैंडिंग में दे देती है। तो सीआरआर एसएलआर जो है रिजर्व रेशो है, सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है और नो इंटरेस्ट, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। एसएलआर होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक अपने पास रखते हैं, बैंक इटसेल्फ होल्ड इट। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, एसएलआर में आते हैं गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है कोलेटरल में एज अ कोलेटरल यूज कर सकती है, तो इससे क्या इंटरेस्ट अर्न हो जाता है, इससे इंटरेस्ट मिल जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंटरेस्ट अर्न होती है, तो इसमें क्या इंटरेस्ट मिलती है एसएलआर। ठीक है, ये हो गया सीआरआर और एसएलआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेगुलेट करती है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मैं इन डिटेल पढ़ा चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट रेगुलेट्स द क्रेडिट फ्लो टू अ स्पेसिफिक सेक्टर। लाइक स्पेसिफिक सेक्टर कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमईज हो गई, वो हो गया एक स्पेसिफिक सेक्टर। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल लिमिट ऑन इंस्टॉलमेंट बाइंग्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सीलिंग ऑन लोन्स टू सर्टेन सेक्टर्स। मोरल सजेशन होता है कि हमें एडवाइस माननी है आरबीआई की। डायरेक्ट एक्शन, पेनल्टीज लगा देती है फॉर नॉन कंप्लाइंस। अगर आरबीआई की कोई बात नहीं मानी तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन के थ्रू पेनल्टी लगाती है और मेजर्स देती फॉर नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। तो फर्स्ट होता है टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरप्लस टू ट्रांसफर, सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर। इसमें क्या है, आप PT365 साइड बाय साइड खोल सकते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ खोल के देख सकते हैं, उसमें मैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा। तो आरबीआई ने क्या ट्रांसफर किया है, 2.69 लाख करोड़ रुपीस सेंटर को। तो ये है, इसमें क्या है, एक टॉपिक है ईएसएफ, मींस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसको पढ़ना है हमें। इसका इम्पोर्टेंस ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या है, ये क्या है, पहली बात तो ये रूल्स है पॉलिसीज है यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपिटल द आरबीआई शुड मेंटेन टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कवर रिस्क। मीन सेंटर को ना देखिए, ईएसएफ क्या है, ईसीएफ, ईसीएफ क्या है, ईसीएफ एक तरीके का अमाउंट है, रिजर्व कैपिटल है जो आरबीआई अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कवर रिस्क को मैनेज करना है, इंश्योर करना है। की टर्म्स अगर हम देखें ईसीएफ में, तो रिजर्व कैपिटल जो सरप्लस फंड है, प्रॉफिट्स है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो आरबीआई अपने पास रखेगा। कंटिजेंसी रिस्क बफर, कैपिटल टू कवर फाइनेंशियल रिस्क एंड इकोनॉमिक कैपिटल, एग्रीगेट ऑफ द रिजर्व कैपिटल एंड द रिस्क बफर्स। क्यों आरबीआई को नीड है, आरबीआई को नीड है कि वो एब्सॉर्ब कर सके शॉक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क लाइक क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल। तो उसको क्या है, वो एब्सॉर्ब कर सके शॉक्स को। टू इंश्योर आरबीआई मीट्स इट्स ऑब्लिगेशन, करेंसी कंट्रोल, बैंक रेगुलेशन एक्सेट्रा, टू मेंटेन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ये किसने, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया, ये कॉन्सेप्ट आया 2019 में। ये लीड बाय द विमल जलन कमेटी, उसने ये रिकमेंड किया था ईसीएफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिव्यू आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल लेवल एंड सरप्लस ट्रांसफर्स टू गवर्नमेंट। आरबीआई प्रीवियसली लैक्ड क्लियर फ्रेमवर्क, मतलब आरबीआई के पास पहले क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था, फिर उसके बाद क्लियर फ्रेमवर्क आता है जब ये कमेटी बन के ईसीएफ आता है, उसके बाद क्लियर फ्रेमवर्क आता है कि आरबीआई को कितना कैपिटल मेंटेन करना है कि वो एब्जॉर्ब कर सके शॉक्स को। ठीक है, की कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो रियलाइज्ड इक्विटी, एक्चुअल प्रॉफिट्स रिटेन्ड बाय द आरबीआई, कंटिजेंट रिस्क बफर्स एंड फॉर्मूला बेस्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब ये सेकेंड टॉपिक में कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें क्या है, इसमें है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड रिजर्व को बढ़ा दिया है। पहले क्या था, गोल्ड रिजर्व का जो शेयर था वो नियरली पहले 7% था,
बट अब 15% हो गया है। आरबीआई जो है वो प्राइमरी अथॉरिटी है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो आते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, दे आर मेंटेन इन करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, स्टीलिंग और ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज यान। गोल्ड रिजर्व held with RBI and holding with the IMF means International Monetary Fund, IMF मॉनेटरी फंड। ये हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, ये वाला वीडियो लाऊंगी, ठीक है। इसमें सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में डिस्कशन होगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? एक इंटरेस्ट बियरिंग रिजर्व सेट है जो कि क्रिएटेड बाय द आईएमएफ होता है टू सप्लीमेंट द मेंबर्स रिजर्व एसेट्स। और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ होल्डिंग ऑफ द मेंबर करेंसी दैट इज readily available for withdrawal without strict condition, ठीक है। ये हुए कंपोनेंट्स। ये बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारी चीजें पढ़ने बैठे तो बेफिजूल की सारी चीजों को कवर हमें करना नहीं है, सारी चीजें हम कवर करके करेंगे भी क्या। यस, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ओमरेट्स मनी स्कीम की। ये है एनबीएफसी का। इससे पहले इंटीग्रेटेड ओमरेट्स मनी स्कीम में बता दूं, इसमें कुछ नहीं है कि एक इंटीग्रेटेड बनाई गई है कंप्लेन रिडर्सल मैकेनिज्म, कि कोई भी अगर कोई भी कंप्लेन है तो उसको सॉल्व किया जा सके एक सिंगल यूनिफाइड ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म पे, प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें क्या है, इसमें इसमें जो है सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंदर ला दिया गया है। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि हमें सिंगल यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है, व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स अगेंस्ट द रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंक्रीज इन द डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसलिए ये न्यूज में। आरबीआई ने राइजिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स, इसलिए गवर्नमेंट ने पुश किया है फॉर वन नेशन एंड वन ओम्बड्समैन, सिंप्लीफिकेशन फॉर ऑफ अर्लियर मल्टी स्कीम्स इनटू वन इंटीग्रेट। इससे क्या है, इससे कॉम्प्लेक्स बनता था चीजें, तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। एक सिंगल सिंप्लीफाइड चीजें रहेंगी तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन रहता है और समझने में लोगों को भी दिक्कत नहीं होती, इसीलिए सिंगल स्कीम बनाई जाती है। और अब यही हो रहा है, वन नेशन वन वन टैक्स, सब चीजें यही हो रही है क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड करना है, गवर्नमेंट को सिंप्लीफाइड करनी चीजें। लॉन्च एंड अथॉरिटी कौन है? लॉन्च बाय द आरबीआई ईयर इन 2021। और ये लीगल बेसिस पे किसके अंडर आती है? ये आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में, आरबीआई एक्ट एंड पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर में। स्कीम्स कौन कौन सी मर्ज है अंडर आईओएस? वो है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, एनबीएफसी ओम्बड्समैन स्कीम एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन स्कीम। सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, कंप्लेन रिडर्सल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना, बूस्ट करना ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम, सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिंपल कॉस्ट फ्री एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेन को सॉल्व किया जा सके। अगर कस्टमर्स हैप्पी रहेंगे तो उनकी इसमें ट्रस्ट बनेगा और फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से इसको और प्रमोट किया जाता है कि हमें जितना सिंप्लीफाइड चीजें होता रखना है। अगर इसमें हम बात करें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर है, इसमें बैंक्स कवर है, सारी एनबीएफसी एक्सक्लूडिंग हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, गूगल पे वगैरह, ठीक है। इसके की फीचर्स हमने देख लिए। वन नेशन वन होमबेट्स में कोई भी फीस नहीं, वो फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑनलाइन ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरबीआई का एक मॉनेटरी टूल है। ये मॉनेटरी टूल है। इसमें क्या है, इसमें एब्सॉर्ब करना होता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करना होता है विदाउट कोलेटरल। अब मैं समझाती हूँ क्या है। ये है, हमने रिजर्व रेपो रेट अभी पढ़ा, वही चीज है, बस उसमें कोलेटरल लगता था, इसमें कोलेटरल का नीड नहीं है। विदाउट कोलेटरल एब्सॉर्ब करती है आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, पैसा लेती है बैंकों से तो एब्सॉर्ब हो सके लिक्विडिटी, इस वजह से। और विदाउट कोलेटरल तो इसमें इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है।
इंटरेस्ट रेट हाई है इसमें, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, इनकम ज्यादा बढ़ जाती है। और आरआरआर में, रिजर्व रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, क्योंकि इसमें कोलेटरल सबमिट करना पड़ रहा है आरबीआई। और आरबीआई तो भाई बैंकर्स ऑफ द लास्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है भाई। तो मतलब अगर वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन होके अगर कोलेटरल सबमिट करिए, इसलिए ये प्लान लाया गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसलिए लाया गया। ठीक है। और इस ये एलिजिबल फॉर एलएफ, ये एलएफ के लिए एलिजिबल है। और एसजीएफ विल बी अवेलेबल एवरी डे, हर दिन अवेलेबल, चाहे वो हॉलीडेज हो चाहे वीकेंड्स हो, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वेरिएबल रेट रिजर्व रेशो रेपो सर वी आर। इसमें क्या है, एक ऐसा मेथड है जहां पे एक्सेस मनी को सब करना है फ्रॉम बैंक्स, बट इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो किस पे होगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिफाइन होगी। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, वो मार्केट के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगी। आर वो रिजर्व रेपो रेट में फिक्स्ड थी, बट वेरिएबल में फिक्स्ड नहीं है। इसमें फिक्स्ड थी ना, बट इसमें किस पे डिपेंड होगी, डिमांड एंड सप्लाई पे, मार्केट पे इंटरेस्ट रेट। इसका मेन पर्पस है कि आरबीआई को सक करना है एक्सेस लिक्विडिटी, तो ये ऑप्शन के थ्रू होगा कि ये आरबीआई बैंकों से पूछेंगे, बैंकों से कहेंगे कि मुझे मुझे मनी चाहिए। ठीक है। बट इंटरेस्ट रेट नहीं पता, तो सब अपने इंटरेस्ट रेट देंगे, लाइक एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सब अपने इंटरेस्ट रेट बताएंगे। जहां से इंटरेस्ट रेट आरबीआई को सस्ता मिलेगा वहां से सब कर लिया जाएगा। ठीक है। ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है बैंक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स ये छोटे छोटे टर्म्स हैं और इनसे आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं वन लाइनर्स। ये क्या है, लाइक हम यूपीआई पे पेमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, मर्चेंट होता है, कस्टमर होता है, ये पेमेंट करते हैं आपस में। तो एक एंटिटी भी होती है, एक मिडिल मैन का काम कर रही होती है, लाइक पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रही होती है। तो यही है पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्या एक एंटिटी है जो फैसिलिटेट करती है एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर टू मर्चेंट थ्रू पेमेंट चैनल्स, थ्रू मर्चेंट इंटरफेस, लाइक फिजिकल या वर्चुअल। तो जहाँ पे हम परचेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं। तो एग्जांपल हो गया पेटीएम, गूगल पे, पेपल। तो यही पेमेंट एग्रीगेटर है। ये किसके अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, ये होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर हो गया समझ। अब हम बढ़ते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस है जब, वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक तरीके का टेम्पररी लोन है, टेम्पररी लोन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से लेती है। ठीक है। आरबीआई जो है पैसा देती है, टेम्पररी लोन। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम, सपोज करो गवर्नमेंट की इनकम जो है रेगुलर तो नहीं है, टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो रेगुलर है, लाइक सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है। तो ये एक्सपेंडिचर तो रेगुलर है, बट इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम, वो फिक्स थोड़े ना है। अगर जरूरत पड़ी, इसमें कोई मिसमैचेस हुए एक्सपेंडिचर और इनकम में, तो उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। ठीक है। तो टेम्पररी लोन फैसिलिटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट टू ब्रिज द टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस, मैंने बता दिया। प्रोवाइड करती है फंड टेम्पररी लोन। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल डब्ल्यूएमए और स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है। पहली बात तो डब्ल्यूएमए फिक्स्ड होता है, और डब्ल्यूएमए की लिमिट वो
कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई डिसाइड करते हैं दोनों। इसमें ऑप्शन आ सकता है कि आरबीआई ही डिसाइड करती है अलोन, बट गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिसाइड करती है साथ में। ठीक है। नॉर्मल डब्ल्यूएमए की अगर हम बात करें तो अनसिक्योर्ड होता है। ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस लिमिट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू। इंटरेस्ट रेट जो है वो लिंक्ड होती है रेपो रेट से। और स्पेशल डब्ल्यूएमए क्या है? सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसीलिए इसमें लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लिमिट अगर हम बात करें तो सेट पीरियोडिकली। इंटरेस्ट रेट किससे लिंक्ड होता है रेपो रेट से। टेन्योर होता है शॉर्ट टर्म, 90 डेज में जो है रिपेमेंट करना होता है विद इन स्पेसिफिक पीरियड, 90 डेज और 3 मंथ्स। ये फिक्स पीरियड है, इसमें रिपेमेंट करना ही होगा, बस 3 मंथ्स के लिए होता है। अगर ओवरड्राफ्ट, अगर लिमिट से ज्यादा चाहिए बियॉन्ड द लिमिट, तो इसमें पेनल्टी के तरीके से रेपो रेट प्लस 2% जो है इंटरेस्ट चार्ज होती है ओवरड्राफ्ट में। ठीक है, डब्ल्यूएमए की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? इससे क्या है, हमारा स्टैटिक पोर्शन भी जो है रिवाइज हो रहा है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी मनी मार्केट में। मनी मार्केट हमने पढ़ रखा है। मनी मार्केट में क्या थे? लेस देन 1 ईयर के लिए जो भी मैच्योरिटी पे पैसा रेस होता था फॉर शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए पैसा रेज होता था। इसमें क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बैंक्स जो हैं वो पैसा रेज करती हैं पब्लिक से, पैसा रेज करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। नॉट पब्लिक से ही पैसा जो है वो लिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। एक नेगोशिएबल मनी इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही है, जहाँ पे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में या प्रोमिसरी नोट पे ये क्या है, फंड रेज करती है बैंक्स। और ये कौन इशू करता है? ये इशू कर सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, बट एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स, वो फंड रेज नहीं कर सकती। ये फंड रेज करती क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे फंड रेज हो जाता है। अगर आरबीआई से लेने जाएंगे तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़े, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम पे करके ही जो फंड रेज हो जाता है, इसीलिए ये करते हैं। और ये होता है इशू, जो सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो इशू होती हैं डिस्काउंटेड वैल्यू एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। अब ये डिस्काउंटेड वैल्यू फेस वैल्यू तो मैं बताऊंगी नहीं, पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है। इसकी जो मैच्योरिटी अगर हम देखें, मैच्योरिटी होती है 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, और मिनिमम 7 डेज। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एनबीएफसी, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, मैंने बता दिया। हम बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है? इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे इन डिटेल बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम बैंकिंग वाले सेगमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस चीज का, इसमें इस वीडियो में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम इसमें करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो हमें साइड बाय साइड करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। अगर हम स्टैटिक को पूरा फोकस दे देंगे तो करंट अफेयर्स की बात करें, इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी इसमें। ऑब्जेक्टिव है इंगेज इन लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहली बात, ये इंगेज रहते हैं लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, इनका मेन फोकस होता है
कि हमें लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस देना है। ये डिफरेंट कैसे होते हैं बैंक से, मैंने बताया। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। एंड इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये उन चीजों से बाहर रहते हैं। और इट कैन नॉट इशू चेक्स, चेक्स इशू करने का फिर जरूरत ही क्या है, कैन नॉट इशू चेक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आरआरबीज। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूज में क्या है, न्यूज में इसलिए कि अमल कमीशन हुआ 26 आरआरबीज का ऑफ वन स्टेट एंड वन आरआरबी अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, इसलिए न्यूज में। मेन बात क्या हो जाता है कि हमें पढ़ना है कि आरआरबीज होती क्या है। यस, तो अब हम वो देखते हैं पहले। RRBs RRB established in 1975 based on the recommendation of the Narasimhan Working Committee Group। ओनरशिप कितनी है RRBs की? ओनरशिप अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% स्टेक है, और स्टेट गवर्नमेंट की 15%, और स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक्स की 35%, जो कि स्पॉन्सर कर रही है RRBs को। ये किसके अंडर रेगुलेट और सुपरवाइज होती है? इट इज रेगुलेटेड बाय द RBI एंड सुपरवाइज्ड बाय द NABARD। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटस अगर हम फॉर टैक्स पर्पस दे आर ट्रीटेड एज कॉर्पोरेट सोसाइटीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये नबार्ड के अंडर आती है। एंड रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है कि ये एलोकेट करें 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर टू द PSI, मींस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हम पढ़ चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर तुमने आप लोगों ने स्टैटिक पढ़ रखा है तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, सारा कुछ स्टैटिक से सब कुछ कवर्ड है यहाँ पे, मतलब स्टैटिक वाले पार्ट इकोनॉमिक सीरीज में। इट मस्ट मेंटेन अ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 9% एज पर RBI नॉर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्रांट कर दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ट्रांजिशनिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक फर्स्ट टाइम इन आर्टिकल। मींस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल फाइनेंस बैंक बना दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में। तो अब हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ना है। में अगर स्टेटिक पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस हेडलाइन पढ़िए स्मॉल फाइनेंस बैंक पता है आगे बढ़। बट नहीं पता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्टेटिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस होता क्या है कि वो परमिट करते हैं सारे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी ऑफर करते हैं बैंकिंग सर्विसेज, वो अब ऑफर कर सकते हैं। ये होता है अंडर सिंगल अम्ब्रेला। तो बस ये चीज होती है यूनिवर्सल बैंकिंग, मतलब यही है यूनिवर्सल बैंकिंग टर्म का मतलब, कि वो बैंकिंग सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे हैं, SFB टू ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिवर्सल बैंक, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने देख रखी होगी तो बहुत समझ आ रहा होगा कितना आसान है ना। अगर हम स्टेटस देखें तो शेड्यूल्ड स्टेटस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, मतलब SFB को 5 साल हो जाने चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग जो है, शेयर ऑफ द बैंक शुड हैव द लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नेट वर्थ जो है उनकी मिनिमम नेट वर्थ जो 1000 करोड़ की होनी चाहिए। CRAR जो है वो जो रिक्वायरमेंट है फॉर SFBs वो मीट करे होने चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मीट होने करे होने चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लास्ट 2 fiscal years की नेट प्रॉफिट होना चाहिए। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। NPA और नेट NPA जो भी लेस देन और इक्वल टू 3 and 1% respectively। Promoters requirement, no addition for the new promoters or change to the existing promoters during the transition। ठीक है, यूनिवर्सल बैंकिंग SFB को यूनिवर्सल बैंक में आना है तो उनको पहले 5 साल तक जो स्टेटस होना चाहिए, स्टॉक में लिस्ट होने चाहिए, नेटवर्थ जो 1000 करोड़ का होना चाहिए, CRAR मेंटेन करे होने चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी होने चाहिए लास्ट 2 financial years तक। और NPA जो है वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3% होना चाहिए क्रॉस NPA, और नेट NPA 1% होना चाहिए फॉर लास्ट 2 financial years। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती क्या है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यूनियन बजट 2014-15 में अनाउंस हुई थी, फिर वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, लाइसेंस्ड किस्म होती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 1949। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना बाय सेविंग व्हीकल्स टू अंडर अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्शन, सप्लाई चेन्स, सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ाना है टू द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल फार्मर्स हो गए, थ्रू हाई टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट ऑपरेशंस। कैपिटल रिक्वायरमेंट देखें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम के पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल जो फॉर स्मॉल बैंक्स शुड लेस देन वो लेस शैल बी 200 करोड़ फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनका जो है ट्रांजिशन अगर एसएफपी में करना है तो उनको 1000 करोड़ होना चाहिए, विच हैव बीन इंक्रीज टू 200 करोड़। मतलब 100 करोड़ से 200 करोड़ में मैंने जो आपको 100 करोड़ ही पढ़ाया बट अब इंक्रीज हो गया 200 करोड़ में। पीएसएल नॉर्म्स भी चेंज हुए हैं फॉर द एसएफपीज। वो क्या हुए हैं? पीएसएल हमने पढ़ लिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ चुके हैं पहले से। तो इसमें क्या था, पहले इनको लैंड करना होता था 75% टू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंड मीन्स 40% मैंडेटरी होता था एलोकेशन फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, माइक्रो इंटरप्राइज हो गया, जो भी आरबीआई की लिस्ट निकालती थी, और 35% जो फ्लेक्सिबल एलोकेशन होता था। ठीक है, बट अब न्यू रूल्स में क्या हो गया, पीएसएल रिड्यूस टू 60% ऑफ एनबीएफसी एंड एएनसीबी एनबीसी सॉरी, इसमें 75% थी अब 60% हो गई है। 40% जो है वो स्टिल मैंडेटरी है टू पीएसएल सेक्टर्स, 20% फ्लेक्सिबल नाउ कैन बी यूज्ड फॉर नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन्स एज वेल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1970। पीएसएल जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनिशिएटेड बाय द आरबीआई कि बैंक्स को एलोकेट करना है टू अ स्पेसिफिक परसेंटेज टू देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब प्रायोरिटी पे जो सेक्टर्स रखे गए हैं जो भी मतलब इतने ज्यादा ग्रोथ है उसमें बट वो अभी इतने ज्यादा ग्रोइंग है नहीं, इस वजह से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना इंपॉर्टेंट होता है, उनको फ्यूल डालना इंपॉर्टेंट होता है। उनको लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, ये क्या है, ये हमारे लिए एक ग्रोइंग इकोनॉमी का बेस बन सकती है और बनेंगी इन फ्यूचर, इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखी जाती है, जिसमें अभी इतना ज्यादा ग्रोथ है नहीं बट हमें ग्रोथ लाना है इसमें प्रायोरिटी पे रखे, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देना होता है। और इसलिए आरबीआई एलोकेट करती है परसेंटेज कि इससे इनकी ग्रोथ हो और इससे हमारी इकोनॉमी में पोस्ट आए। ठीक है, अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स हो गए इंक्लूडिंग आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन सैलरी ओनर्स बैंक्स। ठीक है, पीएसएल हमने पढ़ लिया, अब सरफेसी एक्ट पर। सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी एक्ट जब बैंक जब लोन एनपी हो जाता है मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, जब बैंक ने कोई लोन दे रखा है और 90 डेज तक वो लोन की इंस्टॉलमेंट जिसने लोन ले रखा है वो पे ही नहीं कर रहा, तो बैंक लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है मीन्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर हो जाता है। जैसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर हुआ, पहली बात तो ये होता है ना एनपीए, 90 डेज के बाद एनपीए डिक्लेयर हो जाता है लोन। ठीक है, ये बताना था, अब हम इससे पढ़ लेते हैं। लोन क्लासिफाइड एज एनपीए 90 प्लस डेज ओवरड्यू हो गया इंस्टॉलमेंट, इसीलिए तो इसके आउटस्टैंडिंग डेट मस्ट एक्सीड 1 लाख। और एक्सेप्शन है कि ये डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर लैंड, पर इसका जरूरत क्या है? सरफेसी एक्ट क्या होता है पहले बात तो, सरफेसी एक्ट मैंने बताया, सरफेसी एक्ट ये है कि बैंक वो बोरोवर्स अगर डिफॉल्ट कर गए तो वो एनपी हो जाएगा। एनपी के बाद बैंक इशू करता है 60 डेज का डिमांड नोटिस टू डिस्चार्ज लाइबिलिटीज, लाइक किसी ने लोन सबमिट नहीं इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं करी लोन की, तो बैंक जो है वो 60 डेज का नोटिस देगा जो भी बोरोवर है उसको कि वो डिस्चार्ज कर दे अपनी लाइबिलिटीज। अगर वो नहीं करते, अगर बोरोवर नहीं करता तो उसके बाद क्या होगा कि ये तो पहली बात तो अनसिक्योर्ड पे नहीं होगा, सिक्योर्ड लोन पे होगा। ठीक है, मतलब सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन में पता है, सिक्योर्ड लोन वो होते हैं इसमें कोलेट्रल रखा जाता है, कोलेट्रल बैंक्स लेती हैं, वो होता है सिक्योर्ड लोन। तो बोरोवर्स या फिर 60 डेज में पे कर दें, अगर पे नहीं करते तो पे कर देते हैं तो क्लोज हो गया केस, अगर नहीं करते तो जो कोलेट्रल के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अपने पास ले लिया जाएगा, बैंक अपने पास ले लेगी, बैंक पोजेस कर लेगी उसको सिक्योर्ड असेट को,
फिर क्या होगा, सेल करती है एसेट बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट ट्रीटी टू रिकवर ड्यूज। ये हमने देखा भी होगा, मूवीज में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। और रिकवरी कैसे होती है, ऐसे ही होती है। ठीक है, क्योंकि बैंक्स जो है, और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि कोर्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहता। कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करती कि कोर्ट की परमिशन चाहिए, वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए डिले नहीं होता है प्रोसेस, इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत फास्ट स्पीडी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि अपील कहाँ पे होती है, बोरोवर्स कहाँ पे अपील कर सकता है, बोरोवर पहले अपील करेगा डीआरटी में, मींस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। अगर बोरोवर को कोई दिक्कत है इस चीज से, तो वो डीआरटी जाएगा। विद इन 45 डेज ऑफ पोजेशन नोटिस रिक्वायर्स प्री डिपॉजिट ऑफ डेट अमाउंट। अगर फिर फर्दर यहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो फर्दर जाएगा फिर डीएआरटी। डीएआरटी मीन्स डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये मैंने इन डिटेल भी पढ़ा रखा है, सर्फेस ये यहाँ पे बहुत कम दे रखा है, मैंने इन डिटेल पढ़ा रखा है। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बैंक पे अगर सेल नहीं हो रहा, पोजेशन लेने के बाद सिक्योर्ड एसेट को सेल नहीं हो रहा, तो बैंक्स जो है एआरसी को दे देती है फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क की। इसमें क्या है, इंडियन बैंक्स जो हैं वो एक्सक्लेरेट कर रही है शिफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क आईएसओ 2020022। ये क्या है, ये ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये एक मैसेजिंग सिस्टम है, ये ट्रांजेक्शन में कुछ हेल्प नहीं करता, केवल मैसेजेस प्रोवाइड करता है। टॉप करा इसीलिए न्यूज में। शिफ्ट के बारे में अगर हम पढ़े, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक तरीके का सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है। मैसेजिंग नेटवर्क ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन ओवर 1000 इंस्टीट्यूट अक्रॉस 200 कंट्रीज। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये 1973 में फाउंड हुई बाय द 239 कंपनीज फ्रॉम 15 कंट्रीज। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। पर्पस क्या है कि स्ट्रीमलाइन करना एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। अगर मैं बताऊं शिफ्ट के बारे में, लाइक इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया यूएसए को, यूएसए में बैंक में। तो इस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए कि यहाँ पे पैसा आ चुका है, तो वो शिफ्ट काम करती है उसमें। शिफ्ट मैसेज कर देगी टू द इंडियन बैंक कि यस पैसा जो है यूएसए बैंक को रिसीव हो गया। ये मैसेजिंग सिस्टम है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिक्स पे जो है प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अमंग ब्रिक्स मेंबर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन शिफ्ट। तो ब्रिक्स पे आ गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंडियन बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पहली बात तो ये क्यों लाया गया, ये लाया गया है 100% गवर्नमेंट ओन पेमेंट बैंक है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, पेमेंट बैंक्स होते हैं एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है बेसिक सर्विसेज, जहाँ पे कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं जा पा रही, लाइक रूरल एरियाज में, बहुत ज्यादा रूरल पिछड़े हुए इलाके हैं, उसमें नहीं जा पा रही, अंडर बैंक या अंडर अनबैंक्ड पॉपुलेशन पे, तो उसमें ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेमेंट बैंक्स। ये क्या है, करने के बाद इस इनका एम है कि हमें एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क्स बनाने हैं टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी सिटीजन। सर्विस क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आईपीपीबी क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है, ये सेविंग करेंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट्स, access to third party products such as loans, insurance, or it can accept deposits up to 2 lakh and enable money transfers and payments, cannot give loan or issue credit cards। ये एक important line है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ इनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू द अंडर बैंक एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन पे। एक रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा दिक्कत है, या अर्बन एरियाज में भी जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं जा पा रही, बहुत ज्यादा गिरे हुए इलाके हैं, बहुत ज्यादा कम लिटरेसी वाले इलाके हैं, तो उसमें भी जाके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पीसीएफ मींस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये क्या है, ये आरबीआई का एक फ्रेमवर्क है। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेमवर्क फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन 2002 एंड यूसीबी इन 2000 फॉर यूसीबी मींस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन 2024। तो 500 प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो अंडर द आरबीआई सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में आ गई हैं, इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क में।
इसलिए न्यूज में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हम पढ़ चुके हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि सुपरवाइजरी इंटरवेंशन कर सके अप्रोप्रिएट टाइम पे, जिससे कि हमारा जो है एक्शन प्रॉम्प्ट या अच्छे से ले सके बैंक्स। डर बना रहे एक तरीके का आरबीआई का कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी बोथ बैंक्स और एनबीएफसी पर है। ठीक है, होता है बैंकिंग वाला सेगमेंट खत्म। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एकदम लंबी वीडियो बना दूंगी तो वो भी बोरियत हो जाएगी। आप स्टैटिक भी कवर कर सकते हैं और साइड बाय साइड करंट अफेयर्स भी हम इजीली कवर कर लेंगे। छोटी वीडियो है, ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस मैं बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, जिस वजह से बोरियत ना हो, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। सारा कुछ स्टैटिक भी मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, तो आप इस पे भी रिलाई कर सकते हैं पूरी तरीके से। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।